हेलो प्यारे बच्चों, यदि आप भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और आपने अभी तक साइंस में कुछ नहीं किया है तो ये वीडियो एंड तक देखिए। आप पूरा पेपर छाप कर आएंगे। एक ही वीडियो में पूरे फिजिक्स का पोर्शन समाप्त हो जाएगा। महा मैराथन क्लास है। इस एक ही वीडियो में सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एक ही वीडियो में खल्लास हो जाएंगे। तो कौन से प्रश्न है वो, इनका पूरा हम सॉल्यूशन भी करेंगे। तो ये पूरी फिजिक्स के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ थ्योरी वाले क्वेश्चन है बेटा, और आपको न्यूमेरिकल यदि करना है पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है। आप लोग वहां से जाकर पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो पहले ही आप पूरी वीडियो अच्छी तरह से थ्योरी कर लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए ताकि आपके न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों चीज़ें बिल्कुल एकदम पक्की हो जाएँ। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष। बेटा निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। निकट दृष्टि दोष, जिस दृष्टि का नाम होता है निकट शब्द है तो मनुष्य निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है परंतु दूर की नहीं देख पाता। यानी वह दोष जिसमें नेत्र निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख लेता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दूरदृष्टि दोष वह दोष जिसमें नेत्र दूर की वस्तु तो स्पष्ट देख लेता है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब दो लेंस होते हैं हमारे पास, एक अवतल लेंस एक उत्तल लेंस। अवतल लेंस ज्यादा, जैसे इसमें निकट ज्यादा अक्षर है इसमें दूर की अपेक्षा, ऐसे ही अवतल में ज्यादा अक्षर है उत्तल की अपेक्षा। तो निकट के साथ अवतल यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। आपको बकायदा इस वीडियो के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, नोट्स के साथ साथ हम पढ़ाएंगे। देखो कैसे होता है ये निकट दृष्टि दूरदृष्टि, पूरे नोट्स हमारे बने हुए हैं। निकट दृष्टि दोष वह दोष जिसमें नेत्र निकट की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट शब्द है तो बेटा निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देख लेता है। आप घबराइए मत, ये आपको जो नोट्स में आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूरे पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसलिए आप खाली बस समझिए इसे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में से इसे डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि पहले समझना ज़रूरी है, नहीं तो आप याद नहीं कर पाएंगे। समझ लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए पहले अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए। वह दोष जिसमें नेत्र निकट की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट शब्द है तो निकट की स्पष्ट रूप से देखेगा परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। जो शब्द होगा वो देख लेता है और दूसरी नहीं देख पाता है, यानी निकट दृष्टि दोष है तो निकट की देख लेगा दूर की नहीं देख पाएगा। कारण, इस निकट दृष्टि दोष के दो कारण हो सकते हैं। पहला, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे इसकी फोकस दूरी कम हो जाए, यानी इसकी वक्रता बढ़ जाएगी, जब वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी कम हो जाए। दूसरा, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। तो दो कारण हो सकते हैं, पहला नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए, दूसरा नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। अब ये इसका चित्र, ये हमारा नेत्र है, ये क्या है, नेत्र के अंदर कौन सा लेंस होता है बेटा, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस होता है। अब यहाँ से प्रकाश की, ये रेटिना है, ये लेंस है, ये रेटिना, ये लेंस। कायदे में रेटिना पर मिलना चाहिए थी लेकिन रेटिना और लेंस की दूरी ज्यादा हो गई, पहले ही मिल गई ये, यानी इसके जब पहले मिल जाती हैं तो हमें निकट दृष्टि दोष होता है। उस नेत्र में कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। अब बात आती है निवारण की। तो निवारण क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए अवतल लेंस के चश्मे की आवश्यकता होती है। कौन से चश्मे की बेटा, अवतल लेंस के चश्मे की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं दूरदृष्टि दोष। अब नाम लिखा हुआ है बेटा दूर, जब दूर नाम लिखा हुआ है तो दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाएगा और निकट की वस्तु स्पष्ट देख लेगा, यानी वह दोष जिसमें नेत्र दूर की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, जो नाम होता है वो देख लेता है स्पष्ट रूप से परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। कारण, उस निकट दृष्टि दोष के ठीक उल्टे कारण हो जाएंगे। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, उसमें था बढ़ जाए, इसमें कम हो जाए। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। दूसरा, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बेटा, रेटिना ये नेत्र लेंस ये कम हो जाए और आगे जाकर मिले इस तरह से, तो दूरदृष्टि दोष। और निवारण इसका, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए उत्तल लेंस के चश्मे की आवश्यकता होती है। अब नेत्र की समंजन क्षमता भी काफी आती है, ये भी देख लेते हैं हाथ के हाथ। वस्तु की स्थिति के अनुसार नेत्र द्वारा फोकस दूरी के स्वतः ही परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन कौन सा इंपोर्टेंट वो देखते हैं। ओम का नियम, हर बार आने वाला क्वेश्चन, ओम का नियम तथा इसका सत्यापन, साथ में ही आता है ओम का नियम तथा इसका सत्यापन। कैसे है ओम का नियम बेटा, V जो होता है विभवांतर वो धारा के समानुपाती होता है। यानी यदि किसी चालक, चालक किसे कहा जाता है, जिसमें करंट फ्लो होता है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है, यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले, भौतिक अवस्था मतलब ताप दाब ये चीजें ना बदलें, हम तो ऐसे ही लिख देंगे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदलें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के
कैसे? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदलें तो चालक के सिरों पर V क्या होता है? विभवांतर। तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है, यानी V समानुपाती बेटा I। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ले आएंगे R, ये I ऐसे ही। अब I को नीचे ले आएंगे तो V अपॉन I बराबर कितना हो जाएगा? R। आर क्या है बेटा? आर है वैद्युत प्रतिरोध। क्या होता है? आर वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा इससे अगला या फिर आएगा, मतलब इंपॉर्टेंट पे। वी इस सूत्र के हिसाब से हम परिभाषा बना देंगे। वी विभवांतर यानी किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा। आई क्या होती है? धारा। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से शो करते हैं। अब अगला कौन सा इंपॉर्टेंट है वो चीज देखते हैं। पहले ओम के नियम का सत्यापना भी देख लेते हैं और ओम के नियम के नोट्स आपको पहले दिखाते हैं किस तरह से हैं ये देखिए, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। V समानुपाती I, V बराबर आर आई, V बराबर I इधर लिख दिया, V बराबर आई आर, जहां R एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं बेटा? जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब ओम के नियम की सत्यापना करने के लिए हम क्या, पहली बात तो ये ओम का नियम सिर्फ धातु चालकों के लिए सत्य है बस। चालक किसे कहा जाता है? जिसमें करंट फ्लो होता है। धातु किसे कहा जाता है बेटा? धातु किसे कहा जाता है? जिसके तार खींचे जा सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, तांबा है, और क्या नाम है उसका, लोहा है, इत्यादि और भी चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले एक धातु चालक लेते हैं। ये धातु चालक लिया जिसके श्रेणी क्रम में, बेटा ध्यान से सुनना, जिसके श्रेणी में क्रम में धारा नियंत्रक, बैटरी, कुंजी, अमीटर और वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर लगाने पे परिपथ पूर्ण हो जाता है, परिपथ में धारा बहने लगती है। धारा के मान को अमीटर से तथा वोल्ट मीटर विभवांतर के मान को वोल्ट मीटर से पढ़ लिया जाता है। धारा नियंत्रक की सहायता से धारा को कई बार बढ़ाया और घटाया जाता है। प्रत्येक बार V अपॉन I का मान एक सरल रेखा, मतलब एक ही प्राप्त होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि V अपॉन I का ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, अर्थात ओम का नियम सत्यापित हुआ। पहले ये चित्र, उसके बाद ये ग्राफ। किस किस के बीच बेटा? विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ कैसा आता है? एक सरल रेखा। ये विकल्प में भी क्वेश्चन आता है। यहाँ से विकल्प में कौन सा क्वेश्चन बनता है? पहला ये, ओम का नियम किन के लिए सत्य है? तो ओम का नियम सिर्फ धातु चालकों के लिए सत्य है। दूसरी बात, ओम के नियम के अनुसार, या डायरेक्ट कह सकता है, विभवांतर तथा धारा में खींचा गया ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? कैसा प्राप्त होता है? एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अब इसकी हिंदी, ओम के नियम के सत्यापना की हिंदी क्या है बेटा? ये देखना, पूरा आता है कि 4 नंबर में, पिछली हर साल आता है ये, तो खैर हर साल ज्यादातर देखने को मिलता है। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। इसके सत्यापन के लिए यदि विभवांतर तथा धारा में ग्राफ खींचें तो एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। मैंने जैसे अभी पीछे आप लोगों को बताया था कि कैसी प्राप्त होनी चाहिए, सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। इसमें एक प्रतिरोध तार लेते हैं जिसके श्रेणी क्रम में धारा नियंत्रक, बैटरी, कुंजी तथा मीटर लगाते हैं। तार के सिरों के बीच वोल्ट मीटर जोड़ देते हैं। कुंजी लगाने से परिपथ में क्या बहने लगती है बेटा? धारा बहने लगती है। धारा का मान अमीटर से तथा वोल्ट मीटर का मान तथा विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से पढ़ लेते हैं। अब धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को बदल कर अमीटर से तथा विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से पढ़ते हैं। प्रत्येक बार हम देखते हैं कि V अपॉन I का मान एक समान रहता है। V अपॉन, जिससे स्पष्ट होता है कि विभवांतर तथा धारा का ग्राफ एक सरल रेखा है, अतः ओम का नियम सत्यापित हुआ। तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है ये। अगला इंपॉर्टेंट विद्युत प्रतिरोध हम देख लेते हैं हाथ के हाथ ही, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध आगे आएगा, लेकिन हम अभी देख लेते हैं। बस सीधी सी बात है बेटा, एक सूत्र ध्यान रखो, बस बात खत्म। V अपॉन I बराबर R हो गया। V क्या है? चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, यानी पहले इसका नाम लेंगे फिर इसका नाम लेंगे, ये निशान होता है अनुपात का, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी ये किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से शो करते हैं। अब V का मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट। I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, यानी मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर या ओम होता है इसका। इस तरह से देखो, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं या शो करते हैं, कुछ भी लिख दे वो तो। अब सूत्र इसका क्या होता है? R बराबर V अपॉन I, जहां R वैद्युत प्रतिरोध, V विभवांतर और I क्या है? वैद्युत धारा, मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर या ओम। अब वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। वैद्युत प्रतिरोध का मान निम्न बातों पर निर्भर, ये भी बहुत आता है वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता। पहला, तार की लंबाई पर। तार की लंबाई बढ़ने पर वैद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, यानी R समानुपाती L। तार की मोटाई या क्षेत्रफल। तार की मोटाई अधिक होने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तीसरा है तार के ताप पर।
तार का ताप बढ़ने पर विद्युत प्रतिरोध क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। तार का ताप बढ़ने पर विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है, यहाँ बढ़ जाता है गलत लिखा हुआ है, ये बढ़ जाता है। अब उसके बाद देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट हेड क्वेश्चन कौन सा है बेटा। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसी वीडियो में सब कर लेंगे। विद्युत प्रतिरोध कर लिया अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद है श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध की स्थापना। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध की स्थापना। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है, समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है। ये विकल्प में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में काय का मान समान रहता है, समांतर क्रम में काय का। तो श्रेणी क्रम में धारा का, समांतर क्रम में विभवांतर का। तो चौथा क्वेश्चन हमारा कौन सा है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध की स्थापना। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध की स्थापना, या तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सिद्ध कीजिए इनका तुल्य प्रतिरोध इतना होगा। बात एक ही है। तो इसमें बेटा तीन प्रतिरोध एक सीधी लाइन में ले लेते हैं। श्रेणी क्रम मतलब सीधी लाइन। ये हमने एक प्रतिरोध लिया, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध। मान लिया इन तीनों के विभवांतर V1 V2 V3 हैं और इन्हें एक बाह्य बैटरी से हमने जोड़ दिया कुंजी की सहायता से। इस तरह से कैसे हिंदी इसकी लिखी जाएगी, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है। इनके विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 हैं। माना इसमें बहने वाली धारा I है। I का मान श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है बेटा, समान होता है। इस तरह से देखो, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनका तुल्य प्रतिरोध R है। इनके विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हैं। हम जानते हैं श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है ओम के नियम से, V बराबर IR। अब I सब में एक सी है, बाकी V और R चेंज होगा, यानी V1 बराबर IR1, I चेंज नहीं होगा, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। अब उसके बाद कुल विभवांतर, क्योंकि विभवांतर इस साइड, तो कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इन सबके मान उठाकर यहाँ रख दिए जाएंगे इस जगह पर। बस कैसा हो जाएगा फिर ये बेटा, R बराबर V, मतलब इसका मान रख दिया IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I से I कट गया तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारा निकल कर आ गया। अगला समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध की स्थापना। अब समांतर क्रम में बेटा एक डिब्बा बना लेते हैं इस तरह से, एक ये बन गया प्रतिरोध, एक ये। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है परंतु धारा अलग अलग। अब इसे किसी बाह्य बैटरी से हम जोड़ देंगे इस तरह से, और कुंजी हमने लगा दी। माना तीन प्रतिरोध, हिंदी कैसे लिखी जाएगी इसकी, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनका तुल्य प्रतिरोध R है। समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है। जब बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है तो ये धारा तीन भागों I1, I2, I3 में विभाजित हो जाती है। ये टोटल मिलके बेटा किसके बराबर होगी, I के बराबर। तो हम ये हिंदी लिख लेंगे पहले, कैसे, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनका तुल्य प्रतिरोध R है। जब परिपथ में I धारा बहती है तो यह धारा इन प्रतिरोधों में क्रमशः I1, I2 व I2 के रूप में बट जाती है, यानी अलग अलग हो जाती है। अब उसके बाद अलग अलग हो जाती है। हम जानते हैं समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान रहता है ओम के नियम से, V बराबर IR। हमने जब पिछला डेरिवेशन करा था तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 ऐसे कर लिया था, लेकिन यहाँ I का मान निकालेंगे तो I के बाजू वाला नीचे आ जाएगा, यानी V जैसे I का मान निकालेंगे, बाजू में कौन है R नीचे आ जाएगा V के, यानी I बराबर V अपॉन R। पहले वाले के लिए I1 बराबर V सेम है इसमें, V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I2 I1 इन सबके मान रख दिए, V से V कट गया, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ गया हमारा निकल कर। अगला क्या है बेटा, वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य। चाहे वैद्युत शक्ति कह दें चाहे वैद्युत सामर्थ्य कह दें, बात एक ही है। और इसके सूत्र, वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य और इसके सूत्र। तो देखो वैद्युत शक्ति का हम सिर्फ एक सूत्र अगर ध्यान रखें तो इससे हम परिभाषा बना सकते हैं, P बराबर W अपॉन T। W का मतलब होता है वैद्युत ऊर्जा और T का मतलब होता है समय। समय को दर कहते हैं, यानी किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, खर्च होने की दर। किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को उस परिपथ की वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसका सूत्र ये हो जाएगा। अब इसके बहुत सारे सूत्र हैं, उन सूत्रों को हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे अच्छे से बिल्कुल। जैसे ये है, सबसे पहले तो P बराबर W अपॉन T होता है बेटा, ध्यान से सुनना बिल्कुल, P बराबर W अपॉन T। अब हम जानते हैं चूंकि W बराबर कितना होता है, VIT। अब कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ W की जगह पर बेटा VIT लिख देंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा, VIT अपॉन नीचे T है, T ऐसे लिख देंगे, T से T बेटा कट जाएगा, P बराबर कितना आ जाएगा फिर हमारा VI निकल कर। अब उसके बाद हम जानते हैं चूंकि जहाँ से V का मान हटा देंगे, V क्या होता है, V बराबर IR,
अब वी की जगह पर क्या लिख देंगे बेटा, आई आर, और आई ये वाला ऐसे ही रहने देंगे, आई एक ये आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर और आर एक ये आ जाएगा। और एक सूत्र बेटा कौन सा आएगा, हम जानते हैं, चूंकि v बराबर कितना होता है आई आर, यहाँ से आई का मान निकालेंगे तो r नीचे आ जाएगा, v अपॉन आर बराबर कितना बचेगा आई, यहाँ पर मान रख देंगे देखो दो जगह, क्योंकि आई स्क्वायर मतलब दो जगह मान रखना। तो p बराबर v बटा आर इंटू वी बटा आर, और इंटू के आई ऐसी रहने देंगे वाला आर, सॉरी ऐसी रहने देंगे, आर से आर कट जाएगा तो p बराबर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा आर, ये भी हमारा निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे कर लेते हैं, लेकिन हम इसे नोट्स अच्छे से दिखाते हैं आपको। देखो ये वैद्युत शक्ति, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, इसे पी से शो करते हैं, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। उसके बाद अन्य मात्रक कौन सा है, जूल बटा सेकंड या वाट, इसका मात्रक वाट या जूल बटा सेकंड होता है। अन्य मात्रक किलोवाट, मेगावाट या अश्व शक्ति, 1 किलोवाट 1 गुणा 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट 1 गुणा 10⁻6 वाट, 1 अश्व शक्ति HP 746 वाट। यांत्रिकी में शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति होता है। अन्य सूत्र बेटा ये पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू की जगह VIT, तो यहाँ सिर्फ डब्ल्यू की जगह पर VIT लिख दिया गया है बस, और नीचे टी ऐसी रहनी चाहिए, टी से टी कट गया, पी बराबर VI। वी बेटा विभवांतर, आई धारा, तो विभवांतर व धारा के पदों में होगी, ये सूत्र ये लिखा पड़ा है विभवांतर व धारा के पदों में। अगला, अब हम वी की जगह पर वी बराबर IR जानते हैं, तो वी की जगह पर हमने क्या लिख दिया IR, ये वाला आई ऐसी रहने दिया, आई स्क्वायर आर वाट, किसके, धारा व प्रतिरोध के पदों में। अब वी बराबर IR हम जानते हैं, आर नीचे आ गया, वी अपॉन आर बराबर आई का मान यहाँ पर बेटा दो बार लिख दिया, स्क्वायर का मतलब आर से आर कट गया, ये किसके पदों में हो गया, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में हो गया ये हमारा सूत्र। अगला है बेटा सातवां, चुंबकीय बल रेखाएं तथा इसके गुण। तो चुंबकीय बल रेखाएं तथा इसके गुण, ये भी बहुत ही बढ़िया हेडिंग है। चुंबक होती है NS, इस साइड होता है बेटा नॉर्थ पोल, इस साइड होता है साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो वे काल्पनिक रेखाएं, सिर्फ हम जिनकी कल्पना कर सकते हैं, वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, यानी इधर से निकलेंगी इधर प्रवेश करेंगी। वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होती हैं बेटा, समांतर होती हैं। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जितनी ज्यादा चुंबक के पास पास होंगी, वो उतने ही ज़्यादा, जितने चुंबक के पास में होंगी उतनी ही ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक होंगी, एक दूसरे के नज़दीक, और उतनी ही ज़्यादा प्रबल होंगी, मजबूत होंगी एकदम। जैसे जैसे दूर होती चली जाएंगी वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखाएं दूर होंगी और प्रबलता इनकी कम होती चली जाएगी, और चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती चली जाएंगी बेटा, दुर्बल होती चली जाएंगी। तो इस चीज़ को हम लोग संभाल के नोट्स में पढ़ते हैं। ये देखिए चुंबकीय बल रेखाएं। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए और बताइए कि आपको किस चीज़ की पूरी वीडियो चाहिए। पूरी वन शॉट मैराथन के साथ हम क्लास देंगे, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं को लाइक कर दीजिए और सभी फ्रेंड्स में अपने शेयर कर दीजिए ताकि सबका फायदा हो सके। वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। इस साइड से निकलेंगी बेटा, ये इसमें एरो नहीं बना, एरो बनेगा इसमें, और साउथ में क्या करेंगे, ये दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी इस तरह से। अब इसके गुण की बात होती है, गुण लक्षण विशेषताएं कुछ भी कह दे चाहे। ये बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, मैंने बताया था। ये बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, मैंने बात बताई थी। चुंबक के ध्रुव के पास चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, और वहां पर चुंबक की प्रबलता कैसी होती है, प्रबल होती है। चुंबक के ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर होती जाती हैं और चुंबक की प्रबलता भी कम होती जाती है। अगला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या वाम हस्त नियम या चुंबकीय बल दिशा ज्ञात करने का नियम। चुंबकीय बल दिशा ज्ञात करने का नियम नाम से आ जाए तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात होती है। क्या है ये, यदि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली अंगूठा तथा बीच वाली उंगली एक दूसरे के लंबवत हो, यानी 90 डिग्री का कोण बना, कौन कौन सी, पहली उंगली, अंगूठा और बीच वाली उंगली, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र B व बीच वाली उंगली धारा I की दिशा बताए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। यही फ्लेमिंग के कौन सा, बाएं हाथ का नियम है बेटा, यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ये देखिए इसका बायां हाथ बना हुआ है, ये बल की दिशा बता रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये क्या बता रहा है, I यानी क्या नाम है, धारा की दिशा को ये बता रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इंपोर्टेंट में कौन सा है, उसके बाद देखते हैं फिर। अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मैंने करा दिया। धारावाही चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल बेटा ये देखना, धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र है, पूरा स्थापित है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल या बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लिया,
इसकी लंबाई मतलब सॉरी, इसमें हमने एक चालक मान लिया, इसकी लंबाई L है, इसमें धारा I बह रही है और चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है। इस पर बल कौन सा लग रहा है? F। तो ये जो चुंबकीय बल होगा ये सबके समानुपाती होगा, ऐसे मान लो आप। यानी चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। इस तरह से देखो, पहले माना एक चालक तार जिसकी लंबाई स्मॉल l है, पहले हमने वो मान लिया। माना एक चालक तार जिसकी लंबाई l है, जब इस चालक तार में धारा I प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा चालक पर एक बल कार्य करने लगता है जिसका मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ये चालक जो है, अगर ये चालक, इसकी लंबाई हमने कितनी मान ली बेटा? L मान ली। इस तरह से ये चालक है, इसकी लंबाई हमने L मान ली और इसमें धारा कितनी बह रही है बेटा? I। जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर एक बल कार्य करता है जिसका मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, F समानुपाती I, समीकरण 1। नंबर 2, चालक की लंबाई L के समानुपाती होता है, F समानुपाती L, समीकरण 2। चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती होता है, F समानुपाती B, 3। तीनों समीकरणों को मिलाने पर F बराबर ILB, F बराबर KILB, F यदि K बराबर 1 तो F बराबर ILB, यदि कोण थीटा हो तो F बराबर ILB साइन थीटा। अब चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक भी हम देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बेटा B का मात्रक हमने अभी सूत्र पढ़ा, F बराबर ILB। तो IL हमें B का मात्रक ज्ञात करना है, इसने IL नीचे आ जाएगा। F का मात्रक न्यूटन होता है, I का एम्पियर, L का मीटर होता है। तो न्यूटन बटा एम्पियर मीटर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या टेस्ला, या गॉस। एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा रिपीटेड है, इसे भी हम देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र नंबर 1 समांतर हो, नंबर 2 लंबवत हो, नंबर 3 45 डिग्री कोण बनाए, तब सूत्र क्या होगा? यह बल किस दशा में अधिकतम तथा किस में न्यूनतम होगा? चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले बेटा लिखना, सिद्ध नहीं करना है। अगर सिद्ध करना पूछता तो हम पिछला वाला जो मैंने कराया था वो करते। लिखने में खाली ऐसे लिखते हैं, बराबर ILB साइन थीटा। नंबर 1, समांतर हो। समांतर का मीन्स होता है कि थीटा का मान 0 डिग्री हो। यहाँ पर सिर्फ थीटा की जगह हमने 0 लिख दिया, साइन 0 का मान 0 तो 0 हो गया। लंबवत में बेटा थीटा का मान 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये देखो साइन 90 का 1, जब इसकी गुणा करी यही आ गया। फिर 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री, ये आ गया। अब चालक क्षेत्र के समांतर होने पर चुंबकीय बल न्यूनतम तथा लंबवत होने पर अधिकतम होगा, क्योंकि क्षेत्र के समांतर पे 0, लंबवत पे पूरा आ रहा है। चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की, मैंने पीछे ही बताया था, वो पूरा नियम यहाँ पर क्या कर दिया गया, लग दिया गया। विद्युत मोटर आपके सिलेबस में इस बार है नहीं। और कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम देखते हैं जरा। लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। बेटा अभिसारी प्रकृति कौन करता है? अभिसारी प्रकृति उत्तल लेंस। अपसारी प्रकृति कौन करता है बेटा? अवतल लेंस। कैसे कैसे करता है ये हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस की ओर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। इस घटना को लेंस की अभिसारी प्रकृति कहते हैं। यह घटना केवल उत्तल लेंस में होती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये देखिए, ये चित्र है। कैसे, इसमें डिटेल में बताता हूँ आपको। ये लेंस है, ये है मुख्य अक्ष। जैसे मुख्य अक्ष सीधा है, ऐसी ये किरणें सीधी हैं, इसका मतलब हो गया समांतर। यानी मुख्य अक्ष के समांतर लेंस की ओर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन मतलब यहां से टकरा के अंदर चली गई। लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु, ये एक बिंदु पर क्या हो गई, एकत्रित हो गई। इसे क्या कहते हैं? लेंस की अभिसारी प्रकृति। ये केवल उत्तल लेंस में संभव है, इसलिए इसे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। आ जाता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने का कार्य करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। और ये कौन सा बिंदु है बेटा? ये है द्वितीय फोकस। यानी अगर द्वितीय फोकस की परिभाषा आ जाए तो कैसे लिखी जाएगी कि मुख्य अक्ष के समांतर लेंस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस मुख्य अक्ष पर स्थित किसी एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। इस बिंदु को ही लेंस का द्वितीय फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? द्वितीय फोकस कहा जाता है। ये उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने की घटना को लेंस की अभिसारी प्रकृति कहलाती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस होता है। लेंस की अपसारी प्रकृति, प्रकाश की किरणों को फैलाने की घटना लेंस की अपसारी प्रकृति कहलाती है। ये घटना केवल अवतल लेंस में ही संभव है, इसलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी बेटा कहा जाता है। ये इसका चित्र है। अब लेंस की क्षमता, फोकस दूरी के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो। इसे पी से शो करते हैं, पी बराबर 1/f, पी बराबर 100/f। ये इसका मात्रक होता है। डायोप्टर क्या मात्रक होता है बेटा? डायोप्टर। एक पूर्णांतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण और देख लेते हैं बस, फिर उसके बाद पूरी फिजिक्स आपकी फिनिश। ये देखिए, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी से शो करते हैं। ये सूत्र है इसका, क्योंकि ये जो अपवर्तन कोण है ये 90 डिग्री होना चाहिए, तब ये आपतन कोण
यानी सघन माध्यम में आपतन कोण ही क्रांतिक कोण होता है, लेकिन अपवर्तन कोण का मान विरल माध्यम में 90 डिग्री होना चाहिए तब। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम से वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी बेटा 2 शर्तें होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। नंबर 2, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। ये इसका चित्र है। अब इसके आंकिक प्रश्न हो रहे हैं बेटा। आंकिक प्रश्न मीन्स होता है, इसके न्यूमेरिकल हो रहे हैं। वो न्यूमेरिकल की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप लोग उस वीडियो को भी न्यूमेरिकल वाली देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप अच्छे से हमें बता दीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।